हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप सभी को सेंटर ऑफ सक्सेस में स्वागत है। तो जैसा कि बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए, जो कि जून के लास्ट ले या जुलाई में तो ज़रूर है कि हो ही जाएगा यह परीक्षा, तो उसके लिए रुक्मणी पब्लिकेशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुल 75 प्रश्न के उत्तर को कवर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुल 20 सेट है, जो कि डायरेक्टर है नवीन कुमार सिंह जी। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल, भूटान से जुड़ी हुई है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। मिजोरम का सीमा जो कि भारतीय राज्य मणिपुर, असम, त्रिपुरा के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन, म्यांमार से लगती है। वही अरुणाचल प्रदेश का सीमा भारतीय नागालैंड और असम की सीमा से लगता है। नागालैंड की सीमा जो कि भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम राज्य से लगता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं कोनेरू हम्पी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोनेरू हम्पी जो कि शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा जो कि शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि कुमार सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं रॉके, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉके प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही एनआई के प्रमुख दिनकर गुप्ता जी हैं। उसके बाद आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका हैं और सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो ऑप्शन के अनुसार ये उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, लास्ट में उत्तर प्रदेश रहेगा। वही भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है एवं हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये ईरान में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही ग्वादर बंदरगाह आपका ये पाकिस्तान में स्थित है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो ये श्रीलंका नहीं है। बोल रहा है बिमस्टेक का सदस्य है, सॉरी दोस्तों, तो ये श्रीलंका है, जबकि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम नहीं है। श्रीलंका के साथ भारत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, ये कुल 7 सदस्य हैं बिमस्टेक का। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो ये सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 जवानों सहित 120 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सिक्किम स्थित तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 60 मीटर ऊंचा बांध बह गया था, जिसके कारण बड़ी तबाही हो गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिचंद पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है।
तो ये है हिंदी में जनसंचार माध्यमों की पुस्तकों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और रचनाएं आपका यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है यूथॉन्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। यह पुरस्कार दुनिया के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना, मैत्री को बढ़ावा देने के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जो कि यह यूथॉन्ट को 1965 में दिया गया था। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान को 1967 में दिया गया था यह पुरस्कार। मार्शल टिटो को 1971 में एवं मदर टेरेसा जी को 1972 में यह अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न, ए स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित जिसके लेखक हैं, तो ये हैं विकास स्वरूप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही स्मॉल डॉग मिलियनेयर फिल्म के निर्देशक है डैनी बॉयल। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच युद्ध में वीरगति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब खाली स्थान आयोजित किया जाता है। तो ये माघी मेला को आयोजित किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख योद्धा मारे गए थे। माघी वह अवसर है जब गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई लड़ने वाली 40 सिखों के बलिदान को याद किया जाता है और माघी की पूर्व संध्या पे लोहड़ी त्यौहार भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए गए एवं इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया? तो है बिहार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2023 को यह प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 की जारी हुरन इंडिया लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो ये मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। अगला प्रश्न, किस भाषा की फिल्म 2018 एवरीवन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो ये है मलयालम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2018 एवरीवन इज ए हीरो के निर्देशक है जूरे एथनी जोसेफ, जो कि यह फिल्म केरल में आई बाढ़ से संबंधित थी। अगला प्रश्न, फिर से यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 31वां नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। 31 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो 1904 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा था। कर्जन के काल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग गठित किया गया था एवं कर्जन के काल में ही सबसे अधिक रेलवे लाइन विस्तारित किया गया था। अगला प्रश्न, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी एवं इनकी वेदों की ओर लौटो का नारा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्या का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो ये 1917 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैडलर आयोग, जो कि डॉक्टर एम ए सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था एवं इसमें 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और जयाउद्दीन अहमद शामिल थे। अगला प्रश्न, विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष खाली स्थान को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 21 सितंबर को ही प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है। वही 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? तो ये माना जाता है मणिपुर से।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य जिसकी राजधानी इम्फाल है। लोकटक झील भी मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीपुरम कहा जाता है। गालीपुरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पवन मीनार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपुरम जिसको बोलते हैं मुख्य प्रवेश द्वार। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर तमिलनाडु और तिरुचिरापल्ली जिले में स्थित है, जो कि कावेरी नदी के तट पे 3 प्रमुख रंगनाथ मंदिर हैं, आदिरंगा, मध्यरंगा एवं अत्यरंगा। ये तीनों रंगनाथ स्वामी मंदिर हैं। अगला प्रश्न, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। छोड़िए दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती हुई गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी जो कि घाटी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए भंडार हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ एल्युमिनियम या एल्मुना, चूना, मैग्नीशिया, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा तथा अन्य अपद्रव्य मिलते हैं। भूपटल पर वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन जो कि 46%, दूसरे स्थान पे सिलिकॉन 27% और तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम है, जिसकी प्रतिशतता 8% है। वही चौथे स्थान पे लोहा है 5% के साथ। एल्युमिनियम पृथ्वी का भूप्रपट्टी में पाई जाने वाला सबसे प्रचुर धातु है एवं इसकी प्रतिशतता 8% है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो ये है बिहार की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बिहार का प्रजनन दर सर्वाधिक 2.98 है। वही उसके बाद मेघालय का 2.91, वही उत्तर प्रदेश का 2.35% है। अगला प्रश्न, वस्तुओं के निर्यात और आयात का संतुलन बैलेंस को खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये व्यापार संतुलन के रूप में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार संतुलन को ही व्यापार का अनुकूल होना भी कहा जाता है। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता है तो इसे हम व्यापार प्रतिकूल कहते हैं। इंडियन मॉनेटरी फंड जो कि व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन में सहायता करता है, एवं इंडियन मॉनेटरी फंड जिसे बोलते हैं IMF, यह अल्पकालीन ऋण भुगतान संतुलन के लिए उपलब्ध कराती है। भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा अंश जो कि पेट्रोलियम आयात पे खर्च होता है और ये चीन से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का मकबरा खाली स्थान डैश में स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है, बिहार के सासाराम में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला तथा शेरसूर नामक नगर बसाया था। कनिंगम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया था। शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो ये लिए थे रानी गाइडिंलियू। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। यदुनाग की झांसी के बाद गाइडिंलियू ने नाग विद्रोह की बागडोर संभाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिंलियू को रानी की उपाधि दी थी। अंजलाई अम्मल जो कि दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, इन्होंने असहयोग आंदोलन से अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी। सुचेता कृपलानी 1940 में कांग्रेस की महिला शाखा की नींव रखी थी एवं भारत की पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनने वाली ये महिला थी। अगला प्रश्न, यहाँ पे आपका 42 है 43 प्रश्न। बोल रहा है कि सिकंदरा जो आगरा का उपनिवेश क्षेत्र है खाली स्थान के मकबरे से जुड़ा हुआ है। तो ये अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण जो कि स्वयं 1605 ईस्वी में किया था, लेकिन जहांगीर ने पूरा करवाया था। अकबर का मकबरा जो कि हिंदू, इस्लामिक, बौद्ध, जैन वास्तुकला पर आधारित रहा था। बाबर का मकबरा जो कि काबुल अफगानिस्तान में स्थित है, बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था। जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर में रावी नदी के तट में स्थित है। जहांगीर का मकबरा जहांगीर की पत्नी जो कि नूरजहाँ द्वारा बनवाया गया था।
अगला प्रश्न, खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, तो ये अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान जो कि मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 की अध्यक्षता करने वाली ये पहली भारतीय महिला रही थी। सरोजिनी नायडू को, जो कि भारतीय कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की राज्यपाल उत्तर प्रदेश बनने वाली ये पहली महिला थी। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 14 अगस्त 1942 से रेडियो प्रसारण कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था। वही विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं अध्यक्ष के रूप में चुनी गई विश्व की पहली महिला और भारतीय थी। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है, तो यह है दाल की फसलें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दलहनी फसलों की जड़ें, जो कि जैविक पदार्थ जैसे इसमें राइबोजियम जीवाणु की मौजूदगी से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण में भारी परिवर्तन रहता है। वही धान के खेत में CH4 जिससे मेथेन गैस मार्स गैस निकलती है। दलहनी फसलें वातावरण से नाइट्रोजन का अवशोषण करके मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरता शक्ति बरकरार रहती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से मैं आपको 61 नंबर क्वेश्चन पर लाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है कि पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। द ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। ICAR तोरियां एवं सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है एवं ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही सुमेलित है। ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय के मुख्यालय, जो कि 1979 में मूंगफली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया गया था। वही ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1993 में राजस्थान के भरतपुर के शिविर में अवस्थित है एवं ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय की स्थापना 1987 में किया गया था। तो इस प्रकार आपका सारे स्टेटमेंट सुमिलित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से संबंधित वाले व्यक्ति को चुना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। वही वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जबकि 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व हैं और 8 संघ राज्य द्वारा और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जी रहे थे। तो ये थे RK सन्मुखम शेट्टी जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेट्टी जी। अगला प्रश्न, सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये गोरखा के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1816 में, जो कि अंग्रेजों और गोरखा के बीच सुगौली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति हुई थी। सुगौली की संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, राखी खेत, नैनीताल, शिमला जैसे स्थान मिले थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, बोला जा रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो ये है बौद्ध धर्म। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही थेरवाद बौद्ध धर्म का म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बौद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, जो कि छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो ये है जुलोटी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पोलैंड की राजधानी वार्सा है। जापान की मुद्रा येन। जापान एक द्वीपीय देश है जिसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश है। अगला प्रश्न, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है। तो ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से सिलखड़ी मिट्टी पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है।
सिंधु सभ्यता की लिपि जो कि भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राम बहादुर सैनी ने की थी। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1986 में राजीव गांधी को सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की थी? तो ये एम.एल. सिंघवी की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें थी जो कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गाँवों को मान्यता दी जानी चाहिए, गाँव के एक समूह के लिए नया पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए एवं ग्राम पंचायतों के पास अधिक वित्तीय संसाधन होनी चाहिए। ये सारी सिफारिशें थी एल.एम. सिंघवी समिति की। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि सम्मिलित करना है, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 में लाया गया था, साक्षरता भारत मिशन 2009 में लाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपका ये 1987 में लाया गया था एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका ये 1988 में लाया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए 3412 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो ये है सामाजिक असमता को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है जो कि प्रथम बार 1990 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न, फिर यहाँ पे मिलान करना है पंचवर्षीय योजना और आरंभ वर्ष। तो पंचवर्षीय योजना 1974 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में, 8वें पंचवर्षीय योजना 1992 में एवं 7वें पंचवर्षीय योजना 1985 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी यानी 1, 2, 4, 3 सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 13 अप्रैल 1956 में प्रारंभ किया गया था एवं इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 में आरंभ किया गया था एवं इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता करना। 7वें पंचवर्षीय योजना 1985 में आरंभ किया गया था एवं इसका मुख्य उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करना था। वही 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 में प्रारंभ हुआ था एवं इसका मुख्य उद्देश्य था मानवीय संसाधन का विकास करना। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का झुकाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये जी मंडल जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं गुनार मेडल। रोलिंग प्लान के अंतर्गत ही अनवरत प्लान चलती रहती है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले स्वयं में वह बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, यह कथन महात्मा गांधी जी की है। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वाले को विजय होती है, कायरों की नहीं, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी की है। वही विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है, यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये काठी का संबंध असम राज्य से नहीं है। आपका काठी मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? तो ये है हेनरी हेमंड हेस के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1960 में प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में विभिन्न प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट किया कि समस्त महाद्वीप एवं महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। प्लेटों के प्रभावित होने से महाद्वीप एवं महासागरीय तली विस्थापित होती रहती है। और टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। वही 7 प्लेट जो कि आपका संबंधित है, 7 प्लेट की व्याख्या की गई है। यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं साउथ अमेरिकन प्लेट। इस प्रकार 7 प्लेट सबसे बड़ी प्लेटों में आती है। अगला प्रश्न
फिर से यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 91 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। 91 नंबर क्वेश्चन पे 91 बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान में 2022 में संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारतीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो ये है, चलते हैं ऑप्शन के पास। तो ये है नड़ी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय और कुडू कोरवन समुदाय, यानी इस प्रकार ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो कि नड़ी कोरवन और कुरुविल समुदाय को शामिल किया गया था। कर्नाटक राज्य के संबंध में बेट्टा कुरबा और कुरु कुरबा समुदाय को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। तो ये किया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवध राज्य को 1856 में कुशासन के आधार पर विलय किया गया था। अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा भी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय अवध, जो कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व महकबरी बेगम हजरत महल जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में वायसराय के संधि के संयुक्त राष्ट्र की एक संबंध एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे हम बोलते हैं इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रूस वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि। उष्णकटिबंधीय घास भूमि, जो कि इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे सवाना अफ्रीका में, कंबोज ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में। वही शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि प्रेयरी संयुक्त अमेरिका में व कनाडा में जाना जाता है। पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, एसटीपी आपका एशिया के साथ यूक्रेन रूस में भी जाना जाता है। पार्कलैंड मुख्यतः आपका ये ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्कलैंड जो कि मुख्यतः आपका ये ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के घास का मैदान है। पटाना श्रीलंका के घास का मैदान है। वही पूछताछ आपका ये हंगरी का घास का मैदान है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं घास मैदान से संबंधित। अगला प्रश्न, लेबर कप संबंधित है। तो ये टेनिस से हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टेनिस के विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएँ होती हैं, जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं, फ्रेंच ओपन कहते हैं और विंबलडन अमेरिकन ओपन भी कहते हैं। फ्रेंच ओपन मिट्टी के आंगन, जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। वही यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन आप जिसको ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। तो ये दूसरी पीढ़ियों में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रथम पीढ़ियों में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी पीढ़ी में जो कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, एवं तीसरी पीढ़ी में आईसी जिसे बोलते हैं एकीकृत सर्किट, इंटर्नशिप सर्किट बोलते हैं, और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग किया गया था, एवं पाँचवीं पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का उपयोग किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, तो तत्व है प्लूटोनियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लूटोनियम जो कि आपका ये एक्टिनाइट्स है, यह एक प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है एवं इसका उपयोग नाभिकीय ईंधन एवं पेस मेकर में भी किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो यह है 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना, ये प्रमुख उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिति को बढ़ाना, यह है 2022 तक जीओपू में विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना, ये भी है। एवं रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जा सके, ये भी कथन है। यानी ऑप्शन ए सही नहीं है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है
कि उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गैलापागोस द्वीप समूह आपका ये इक्वाडोर में स्थित है। गैलापागोस द्वीप समूह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। जोहान ग्रेगर मेंडल, जिसे हम अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, लिनियस की अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो पादप जगत जो कि जंतु जगत में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो ये स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है जिसे हम ब्लाइंडनेस कहते हैं, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी की बीमारी होती है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग है? तो ये है डिप्थीरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कंठमाला, खसरा और छोटी चेचक आपका ये विषाणुजनित रोग है। जीवाणुजनित रोग आपका टेटनेस, हैजा, काली साखी, टेटनेस जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। प्लेग आपका ये पाचुरेला पेस्टिस के कारण होता है। हैजा आपका ये विबियो कोलेरी के कारण होता है, एवं काला साखी आपका ये बार्डेटेला पर्टुसियस नामक कारक के कारण होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 102, बोला जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम हैं। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊर्जा क्षय होती है? तो मैंने मान लिया कि पहला प्रतिरोध यानी R1 कितना है मेरा है 2 ओम, और R2 दूसरा प्रतिरोध कितना है तो 4 ओम है, और सेल की बैटरी कितनी है, कितनी वोल्ट की है, तो V बराबर कितना वोल्ट है 6 वोल्ट है। तो इस प्रकार मेरा समय बोल रहा है कि 5 सेकेंड में, तो T मैंने मान लिया 5 सेकेंड। तो प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में है, तार बराबर मैं लिख सकता हूँ R1 + R2। फिर से समझा जाए, R1 बराबर R1 + R2, तो मेरा कितना है 2 और 4 6 हो गया, 6 में हो गया। उसके बाद बोलता है ओम का नियम यानी I = V/R। वोल्ट मेरा कितना दे रखा है 6 वोल्ट दे रखा है बैटरी, और कितना रेजिस्टेंस निकला है तो 6 यानी कितना मेरा हो गया रेजिस्टेंस 1 हो गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है आपका कि 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा ऊर्जा क्षय करेगी। तो फार्मूला पढ़ ले होंगे आप कि H² = RT। टाइम मेरा कितना निकला है तो आई तो मेरा निकला है 1, क्योंकि 6 से कट गया है। उसके बाद R क्या है तो बोल रहा है 4 ओम प्रतिरोध द्वारा, तो 4 × T मेरा कितना आया है तो T मेरे 5 आया है। तो इसी तरह से कितना होगा 15 का 20 जूल कितना हो जाएगा 20 जूल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? तो ये उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे जैसे एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके कारण उच्चतर पोषक स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना किसी आहार श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को सीमित कर देता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1981 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1981 में लागू हुआ था। वही इस अधिनियम में संशोधन करके 1987 में शोर प्रदूषण को भी लागू किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। वही जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। वही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। एवं वन अधिनियम आपका ये 1927 में लागू किया गया था। एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। तो ये सारे संरक्षण अधिनियम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मैंने क्या क्या बोला हूँ। नहीं होगा तो फिर से आप रिकॉल कर लीजिएगा पीछे बैक करके। अगला प्रश्न, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो ये टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिटनेस में तंत्रिका तंत्र जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है,
वही क्लोस्ट्रीडियम टेटिन नामक जीवाणु के कारण ये टिटनेस रोग होता है। तो सॉरी दोस्तों, फिर से यहाँ पे आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है। तो मैं आपको 121 नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं एवं इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते। तो ये ऑप्शन डी 2 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है एवं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। कार्बनिक यौगिक विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये विद्युत के अल्पचालक तो होते ही हैं, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी दुर्बल होता है। कार्बनिक यौगिक में जल में अविलय लेकिन कार्बनिक विलायक में विलय होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी 2-4 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये चांदी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चांदी के 3 प्रमुख अयस्क भी होते हैं, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। चांदी जो कि तन्य या आघात वर्णीय धातु है, इसके तार व चादरों में आसानी से बदला जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो ये है ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कठोर संरचना के कारण ठोस अवस्था में आयनों की गति संभव नहीं होती। इसमें गति नहीं होता। आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं या कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक प्रबल यौगिक होते हैं एवं इसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। तो ये है फाइकोसाइनिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फाइकोसाइनिन जो कि प्रकाश संचयन फाइकोबिली प्रोटीन वाला एक प्रोटीन वर्णक है। फाइकोसाइनिन क्लोरोफिल के लिए एक गौण वर्णक है। कैरोटीनाइड आपका एक नारंगी लाल वर्णक है। पनपीत जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये पीले रंग द्रव्य की होती है। वही पर्णहरित जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है एवं यह प्रकाश का संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। वही पनपीत जिसे हम जेंतोफिल कहते हैं, ये आपका ये पीले रंग द्रव्य का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो बोला जा रहा है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकेंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है। तो ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट में विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। दोनों, जैसे आपका ये रो बताया जा रहा है करंट और आपका ये टी समय है, तो परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। यानी आई आपका यहाँ पे 0 बताया जा रहा है। वही अल्टरनेटिव करंट विद्युत धारा के आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं होती, 50 हर्ट्ज से। वही डायरेक्ट करंट का परिमाण हमेशा नियत रहता है। डायरेक्ट करंट का परिमाण हमेशा नियत रहता है। आपका ये डायरेक्ट करंट है। आपका यहाँ पे आई जो कि ये इंडिकेट कर रहा है, वही समय आपका ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें परिमाण हमेशा नियत रहता है एवं डायरेक्ट करंट विद्युत धारा की आवृत्ति 0 होती है। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी आप लोग ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की दूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो ये है केवल उत्तल दर्पण द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तुओं का आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी की लंबाई प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के प्रयोग से देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो कि साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। वही अवतल दर्पण की बात करूं तो इसमें प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के होते हैं। वही समतल दर्पण में सीधा आभासी एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, नाभिक की खोज किसने की थी। तो ये हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इलेक्ट्रॉन की खोज
जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था एवं न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो ये है एमाइलेज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पौधों में ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, एबिसिसिक अम्ल, इथिलीन आदि हार्मोन पाया जाता है। वही प्रोटीएज एक एंजाइम है जो प्रोटीलाइसिस के कारण बनता है, जिसका अर्थ होता है प्रोटीनों का इम्यूनो एसिड में टूटना। वही लाइपेज जो कि एक एंजाइम है जो वसाओं को हाइड्रोलोसिस में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। पेप्टिडेज, पेप्टोन या प्रोटीएज पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पूरा पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री की परिधि झुका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष जो कि 0.4621 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से अपने अक्ष के परिधि 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। वही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर पर सेकेंड की दर से 365 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि बीसीसीआई के पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ऋषभ पंत 22 की बात हो रहा है, तो ये टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए थे। जसप्रीत बुमराह तो ये टेस्ट में गेंदबाजी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए थे। वही सूर्य कुमार यादव तो T20 में कैले होंगे, आप मिला सकते हैं। और वही श्रेयस अय्यर तो वनडे में कैले होंगे। ये 2022 का है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 1, 2, 4, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। तो ये है लिथियम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी में एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी के अनावेशित होते समय इसमें लिथियम आयन इसके ऋणायन से धनायन की ओर प्रभावित होती है। वही निकेल कैडमियम बैटरी एक प्रकार की पुनर्भरणीय बैटरी होती है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत एवं प्रकाश विद्युत विभव के लिए नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और जगतों का संकल्पना गैलीलियो जी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन किस शाखा में होता है। तो ये कैलिस्थेनिक्स में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही निम्नतापी क्रायोजेनिक्स की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने वाले उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वही बायोनिक्स तब प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके एवं इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिजाइन करना ही बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। वही सेरेमिक्स तो मृत पदार्थों के निर्माण, उसके तकनीकी लक्षण, प्रयुक्त कच्चे माल से संबंधित उद्योग को हम मृत्तिका शिल्प या सिरेमिक्स कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, बोला जा रहा है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है। तो ये कुनैन से प्राप्त होती है। कुनैन के पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है एवं आपने कितना स्कोर किया है आउट ऑफ 75 नंबर क्वेश्चन में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।